हेलो एवरीवन। तो हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे थे और ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स में जो हमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखना है वो है टेस्ट फॉर स्टार्च। हम लोग स्टार्च के लिए फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो ये जो एक्सपेरिमेंट क्या बताएगा कि प्लांट के किस पार्ट में स्टार्च होता है और किस पार्ट में स्टार्च नहीं होता है। तो हम 3 लीव्स बना लेते हैं। अब लीव्स हम लोग को प्लांट में कैसी कैसी दिखती है? ग्रीन कलर की लीव्स दिखती है। और कौन से कलर की लीव्स हमने देखा है? येलो कलर की लीव्स देखा है। और कुछ ऐसी भी लीव्स हम लोगों ने देखी है जो आधी तो ग्रीन होती है और आधी क्या होती है? येलो होती है। तो आधी क्या होगी? ग्रीन होगी और आधी बाकी की येलो होगी। मीन्स ये लीव्स कैसी होगी? ग्रीन प्लस येलो कलर्ड की होगी। ओके, ग्रीन प्लस येलो कलर की होगी। ऐसे लीव्स को हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। कैसा लीव्स? वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। ओके, और एक तीसरी लीव्स हम बना लेते हैं जो कि कैसी होगी? कंप्लीटली येलो होगी। या फिर तो इस लीव्स को हम क्या कर देंगे? एक ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। ओके, तो ये कैसी लीव्स हुई हमारी? ग्रीन लीव विद ब्लैक कवर और येलो लीफ होगी। या फिर तो ये ग्रीन लीफ होगी जिस पे हम लोगों ने ब्लैक कलर का कवर कर दिया है, या फिर तो ये येलो कलर की लीफ होगी। तो अब इन सारे लीव्स में हम लोगों ने जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें हम लोग टेस्ट फॉर स्टार्च देखेंगे। तो ग्रीन पार्ट जो है वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। ग्रीन पार्ट स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। और फिर ये ग्रीन और येलो जो वेरीगेटेड लीव्स है, इस लीव्स में हम नोट करेंगे कि जो ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे तो स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, बट येलो पार्ट में स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट आएगा। और जो ये लीफ है, इस लीफ में स्टार्च का नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि स्टार्च का सिंथेसिस, मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए, स्टार्च का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही होता है। ओके, स्टार्च का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है। इसका रीज़न भी आप लोग को पता होगा, क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस रिजल्ट का रीज़न क्या है कि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को हमने कुछ ऐसा रख दिया। अब एक लीफ लेंगे हम और उस लीफ को आधा टेस्ट ट्यूब के बाहर रखेंगे और आधा टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे। ये रहा हमारा लीफ। इस लीफ को हमने क्या किया? आधा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया और आधा बाकी का टेस्ट ट्यूब के बाहर रख दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने एक कॉटन लिया, कॉटन बोले तो रुई, उसको लेकर के उसको KOH में डिप किया। किसमें? KOH में कॉटन को डिप किया तो वो क्या हो जाएगा? KOH सोक्ड कॉटन हो जाएगा। हम लोगों ने उस कॉटन को क्या किया? KOH में डिप किया। KOH में डिप किया और उसके बाद उस कॉटन को टेस्ट ट्यूब के टिप पे रख दिया। ये KOH सोक्ड कॉटन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कर लेता है, मतलब जो CO2 मॉलिक्यूल इस इन्वायरमेंट में है उसे टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं जाने देगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कर लेगा। तो फिर इसके बाद अगर हम टेस्ट फॉर स्टार्च करते हैं तो क्या होगा? ये लीफ को अगर हम अब यहाँ बना दें, ये हुई हमारी लीफ। ये लीफ का आधा पोर्शन कहाँ था? टेस्ट ट्यूब के अंदर था। और बाकी का आधा पोर्शन कहाँ था? टेस्ट ट्यूब के
बाहर था। तो जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था वहाँ पे स्टार्च के लिए नेगेटिव टेस्ट आएगा, और जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के बाहर था वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में तो CO2 प्रेजेंट है, CO2 यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्रेजेंट है, बट टेस्ट ट्यूब के अंदर पे क्या है, CO2 नहीं है। इसलिए जो लीफ का पार्ट इन्वायरमेंट में है, एक्सपोज्ड है, KOH सोक्ड कॉटन के थ्रू ब्लॉक नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, स्टार्च का सिंथेसिस होगा, और जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है वहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इस टेस्ट का रिजल्ट हमें क्या समझ में आ रहा है, आप लोग नोट कीजिए कि CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और अगर कोई भी वेरीगेटेड लीफ हुआ मीन्स उसमें अगर येलो और ग्रीन दोनों ही कलर है तो सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही हमारा स्टार्च का सिंथेसिस होगा, और येलो पार्ट में स्टार्च का सिंथेसिस नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च का सिंथेसिस होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि स्टार्च के सिंथेसिस के लिए CO2 इम्पॉर्टेंट होता है। KOH सोक्ड कॉटन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 कर लेता है, जिससे टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 फ्री इन्वायरमेंट हो जाता है। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टली के थ्रू किया गया है। किसके थ्रू? जोसेफ प्रिस्टली। इनके एक्सपेरिमेंट को हम एक नाम देते हैं, वो होता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट। ओके, जोसेफ प्रिस्टली के बारे में बता दें, इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो इनके बारे में एक पॉइंट ये याद रखना है हमें, डिस्कवर्ड O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिस्कवरी जोसेफ प्रिस्टली ने ही फर्स्ट टाइम किया था। अब इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या क्या थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके मटेरियल क्या क्या थे। तो एक्सपेरिमेंट मटेरियल में इनके आता है मिंट प्लांट। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने किस मटेरियल पे मीन्स किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये मिंट प्लांट होगा, प्लस एक कैंडल, प्लस एक जार लिया था, एक ग्लास का जार लिया था, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। मिंट प्लांट लिया, कैंडल लिया, जार लिया, और साथ में एक चूहिया पकड़ लाए थे, माइस। ओके, तो मिंट प्लांट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। अब प्लांट कैसा बना है इस पे नहीं जाइए, समझिए बातों को। ये हुआ कैंडल, ओके, और एक जार, ये है जार, मीन्स ये कंप्लीटली पैक्ड होता है, इसका इन्वायरमेंट से इनसाइड का कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। इन्वायरमेंट से कोई भी गैस अंदर नहीं आती है, और अंदर से कोई भी गैस इन्वायरमेंट में नहीं जाती है, ये कंप्लीटली क्लोज्ड होता है। और एक क्या हुआ यहाँ पे, माइस हो गया। ओके, ये इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि इन्होंने कौन से प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट मटेरियल में यूज़ किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने तो मिंट प्लांट को यूज़ किया था। अब इन्होंने इसका एक सेटअप बनाया। सेटअप में क्या किया, केस 1 देख लेते हैं हम कैसे सेट किया। केस 1 में इन्होंने क्या किया, इस जार के अंदर में कैंडल को रख दिया, कैंडल इन जार। हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। केस 1 में इन्होंने क्या किया, इस जार के अंदर में कैंडल को रख दिया। तो फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया कुछ देर बाद, तो ये क्या हो गई, कैंडल ऑफ हो गई। कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने पे इन्हें क्या मिला कि कैंडल ऑफ हो गई, टर्न ऑफ हो गई। केस 2 में इन्होंने क्या किया, एक माइस को जार में बंद कर दिया, माइस इन जार। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि माइस भी ऑफ हो गया, मतलब माइस की डेथ हो गई। ऑब्जर्वेशन में पता चला कि माइस की डेथ हो गई। फर्स्ट केस में आप अभी तो इन्हें तो नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, पर हमें अभी पता है, तो मैं हमें इस बारे में पता है कि ऑक्सीजन के वजह से ही कंबसन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से
कैंडल ऑफ हो गया क्योंकि कंबसन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। केस 2 में भी वही है, माइस प्रॉपरली रिस्पायर नहीं कर पा रहा है, इनहेल नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर नहीं है अंदर, इसी वजह से माइस की डेथ हो गई। थर्ड केस में इन्होंने सबको पकड़ा और जार के अंदर बंद कर दिया, कैंडल लिया प्लस माइस लिया और साथ में इन्होंने मिंट प्लांट को भी रख दिया, कैंडल, माइस और मिंट प्लांट सबको एक जार में बंद कर दिया, इन जार। और उसके बाद ऑब्जर्व किया तो कैंडल भी जल रहा था। ये थर्ड केस में क्या हुआ, इनका कैंडल भी ऑन था, माइस भी क्या था, लाइव था। ओके, माइस भी जिंदा था और कैंडल भी ऑन था। तो इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, एक रिजल्ट दिया, और वो रिजल्ट आपके NCERT में लिखा है। मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिए। NCERT में लिखा है कि प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। मैं इसे यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव्स, ब्रीदिंग एनिमल्स रिमूव्स। ओके, तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो एयर को जो है फाउल्ड करता है हम लोगों के द्वारा, मीन्स एनिमल्स और बर्निंग कैंडल के द्वारा जो एयर फाउल्ड हुआ है उसको प्लांट क्या करता है, रीस्टोर करता है। अभी तक इनको ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता है। अब आप ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ 3 केस नहीं बनाए थे कि वो ये मटेरियल लिए और वो 3 केस अचानक से बना दिए। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसमें से जो 3 मेन केसेस हैं हम उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू उनको रिजल्ट मिला, जिसके थ्रू उन्हें ये कंक्लूजन मिला, हम उन्हीं 3 केसेस को पढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या था, हम लोगों ने एक जार में कैंडल लिया तो कैंडल क्या हो गया, कुछ टाइम बाद ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि कंबसन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। केस 2 में माइस को अगर हमने जार में बंद कर दिया तो माइस की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो माइस को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। केस 3 में क्या हुआ, कैंडल है, माइस है, मिंट प्लांट है जार में। तो इस केस में क्या हुआ, कैंडल भी जल रहा है, माइस भी जल रहा है। क्यों? क्योंकि कैंडल और माइस के थ्रू जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो CO2 मिंट प्लांट ले रहा है और मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन दे रहा है। तो वही स्टेटमेंट इन्होंने रिजल्ट दिया क्या, कि प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव्स। जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स के थ्रू जो एयर रिमूव होता है उसको प्लांट क्या करता है, रीस्टोर करता है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट को हम सिंपली बोले तो इन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, तो प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। इन्होंने किस बारे में बताया, तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बताया। ओके, ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये NCERT में लिखा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया जोसेफ प्रिस्टली का, बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बेल एंड जार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जार जो होता है वो बेल शेप्ड का कुछ होता है। ओके, इसलिए जोसेफ प्रिस्टली ने इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था। इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल में मिंट प्लांट था, कैंडल था, एक जार था, जो कि जार किसका था, ग्लास का था। और ये थर्ड केस तभी पॉसिबल है जब हम इस जार में सनलाइट पास कराएंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट के ही प्रेजेंस में मिंट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जैन इंजन हाउस का है, दिया हुआ है अपने NCERT में। इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल में क्या था,
इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल में एक एक्वेटिक प्लांट था और इस एक्वेटिक प्लांट का नाम है हाइड्रिला। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही क्लोज्ड कंटेनर, एक ओपन कंटेनर में इस हाइड्रिला प्लांट को रख दिया। एक्वेटिक प्लांट है तो इस कंटेनर में क्या होगा, वाटर भी होगा, और ये भी ग्लास का ही कंटेनर आप मानिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को पास कराना है तो ग्लास का ही कंटेनर होगा। तो ये हाइड्रिला प्लांट है। अब इस हाइड्रिला प्लांट को हम यहाँ बना देते हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप बन रहा है अभी। तो ये क्या है हमारा, ये वाटर है H2O, और ये क्या है, हाइड्रिला प्लांट है, हाइड्रिला प्लांट है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो कंटेनर था इसको पैक कर दिया, इस कंटेनर को पैक कर दिया और इसको सनलाइट में रखें। ये जो इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप है इसको इन्होंने सनलाइट में रखा। उसके बाद फिर क्या ऑब्जर्व किया आप देखिए, एक्सपेरिमेंट सेटअप को जब सनलाइट में रखा, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हुआ, और जब इन्होंने सनलाइट से हटा दिया, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्या हुआ, ये देखिए आप। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो रहा था, वाटर बबल फॉर्म हो रहे थे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे क्या हो रहा था, वाटर बबल का फॉर्मेशन हो रहा था। और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट पे क्या था, वाटर बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। वाटर बबल का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या था, हो रहा था, और यहाँ पे नहीं हो रहा था। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो प्लांट है ये वाटर बबल बना रहे हैं। मीन्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये वाटर बबल नहीं बन रहे हैं। लेटर ये पता चला बाद में कि ये जो बबल है किस चीज़ का है, बबल है, वो बाद में पता चला कि ये बबल ऑक्सीजन का बबल है। ऑक्सीजन की वजह से ये वाटर में बबल बन रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि वाटर, ये ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्लांट से जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। ये बात हम लोगों ने कल भी देखा था पिछले वीडियो में कि सनलाइट के ही प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है, और लाइट रिएक्शन में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो जैन इंजनहाउस 4th नंबर एक्सपेरिमेंट जो NCERT में दिया है, इन्होंने बताया कि वाटर बबल या फिर तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो जोसेफ प्रिस्टली का था, उन्होंने उसमें नहीं बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में, इन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं बताया था। बस इन्होंने मतलब इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं लिखा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, पर डेफिनेटली सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये मिंट प्लांट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा। वैसे ही ये 4th एक्सपेरिमेंट में जैन इंजनहाउस ने बता दिया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन होगा। अगर सनलाइट नहीं है तो ऑक्सीजन बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा। 5th एक्सपेरिमेंट जो NCERT में दिया है वो है जूलियस वॉन सैक्स का, जूलियस वॉन सैक्स। ओके, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्लूकोज के प्रोडक्शन का बताया कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। मीन्स इन्होंने बताया जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो ग्रीन सबस्टेंस होता है प्लांट में ग्रीन सबस्टेंस जो होता है, उस टाइम पे नाम इन्हें नहीं पता था कि क्लोरोफिल बोलते हैं, वो तो नाम बाद में हम लोगों ने दिया। तो इन्होंने बताया कि जो ग्रीन सबस्टेंस होते हैं वो स्पेशल सेलुलर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन सबस्टेंस ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन सेलुलर बॉडी,
किसी सेलुलर बॉडी में, सेल के अंदर किसी एक सेलुलर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो लेटर हमें पता चला कि वो ग्रीन सब्सटेंस क्या है, क्लोरोफिल है। और सेलुलर बॉडी कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो इन्होंने ये 2 पॉइंट बताया। पहला कि प्रोडक्शन ऑफ जो ग्लूकोज होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है वो प्लांट के ग्रोथ के टाइम पे बनता है। मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। और जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट में, वो ग्रीन सब्सटेंस जो होता है वो स्पेशल सेलुलर बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। उस सेलुलर बॉडी को लेटर हमने क्लोरोप्लास्ट बोला और उस ग्रीन सब्सटेंस को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। एक बात और इन्होंने बताया कि ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, ट्रांसलोकेट नहीं होता है। मीन्स अगर जैसे ये लीफ है, इस लीफ में जब ग्लूकोज बना तो लीफ से बाकी स्टेम में ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाता है। लीफ में ग्लूकोज तो बन गया फोटोसिंथेसिस से। अब ये जब यहाँ से ट्रांसलोकेट होता है, जब लीफ से ग्लूकोज ट्रांसलोकेट होता है उससे पहले ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है, ये ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसलोकेट होता है। मतलब ये सुक्रोज ही लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन में जाता है, सोर्स से स्टोरेज ऑर्गन में जाता है। ग्लूकोज कभी भी ट्रांसलोकेट नहीं होता। इसका रीज़न है हम अभी बताते हैं। और ये सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और ये स्टार्च ही क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मीन्स ये ग्लूकोज बना लीफ में, लीफ से ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में निकला। ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्ट करके सुक्रोज बनाएंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो सुक्रोज बनाएंगे। और ये सुक्रोज क्या होता है, ट्रांसलोकेट करता है। सुक्रोज का ही ट्रांसलोकेशन होता है, ग्लूकोज का नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर होता है ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज रिएक्टिव हो जाता है। ग्लूकोज थोड़ा सा रिएक्टिव होता है और जो सुक्रोज होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का होता है, ग्लूकोज का नहीं होता है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टार्च का ट्रांसलोकेशन क्यों नहीं होता। यही लीफ से स्टार्च बन जाए, स्टार्च बनने के बाद स्टार्च ट्रांसलोकेट हो स्टोरेज ऑर्गन पे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होने का रीज़न ये है कि स्टार्च क्या होता है, बहुत बल्की हो जाता है। ओके, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए स्टार्च का ट्रांसलोकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होता है। सुक्रोज क्यों, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए कैसा होता है, लेस रिएक्टिव, या फिर तो आप यहाँ पे नॉन रिएक्टिव लिख सकते हैं, लेस रिएक्टिव होता है। ओके, तो ये 5th एक्सपेरिमेंट था जूलियस फॉन सैक्स का। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि जैसे ही प्लांट के ग्रोथ के टाइम में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया जो क्लोरोफिल होता है वो स्पेशल सेलुलर बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है प्लांट के बॉडी में, इसका ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है और स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म होता है। ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के फॉर्म में होता है और ग्लूकोज का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। ओके, 5th एक्सपेरिमेंट के बाद हम 6th एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो 6th एक्सपेरिमेंट है T.W. इंगलमैन का। 6th एक्सपेरिमेंट है T.W. इंगलमैन का। इन्होंने क्या किया, इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या क्या थे, एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो इन्होंने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया। सस्पेंशन मीन्स एरोबिक बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडिया में इन्होंने रख लिया। सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया और साथ में एक ग्रीन एल्गा लिया जिसको हम लोग बोलेंगे क्लैडोफोरा। ग्रीन एल्गा बोले तो क्लोरोफाइसी। एक क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा लिया और सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया, और इन दोनों को
कंटेनर में या फिर तो एक ऐसे आप बीकर बोल सकते हैं उसमें रख लिया। इस बीकर में क्या होगा, कल्चर मीडिया होगा। उस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया होंगे जो कि एरोबिक बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे टर्म एरोबिक बैक्टीरिया ये क्वेश्चन में आया हुआ है। क्वेश्चन में दो ऑप्शन बना सकता है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक ही क्यों लिया, हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। तो इन्होंने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया है कल्चर मीडिया में। इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को पहले ग्रो करा लिया, फिर इसमें ग्रीन एल्गी को डाल दिया। ग्रीन एल्गी बोले तो क्लैडोफोरा, ये जो बड़ा वाला है ये ग्रीन एल्गी है। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी को ऐसे डाल दिया। यहाँ पे हमने कम बनाया है स्ट्रक्चर, पर कई सारे अब बैक्टीरिया हैं तो नेकेड आई तो दिखेंगे नहीं, और इस बीकर में ढेर सारे इस प्रकार से क्लैडोफोरा एल्गा थी और बैक्टीरिया था। तो ये क्या हुआ, हमारा एरोबिक बैक्टीरिया हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया। और ये क्या है, क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। अब प्रिज्म की कहानी तो आप लोग जानते हैं, क्या करेगा, सनलाइट को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा उसके 7 कलर्स में। तो इन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पे सनलाइट पास कराया, प्रिज्म पे सनलाइट पास कराया, और ये सनलाइट क्या हो गया, अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो गया। समझिए बात को आप, ये जो सनलाइट था वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो गया। अब 7 कलर्स में क्या होगा, सबसे नीचे वॉयलेट होगा, फिर इंडिगो VIBGYOR, सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा। ओके, बीच में और 5 कलर हैं, मतलब टोटल 7 कलर्स हैं। कौन कौन से, VIBGYOR, विबग्योर। तो प्रिज्म ने सनलाइट को स्प्लिट कर दिया, मतलब स्पेक्ट्रम बना दिया। उसके बाद इस लाइट को, ये जो 7 लाइट्स थे, इन्होंने इसमें पास किया। क्लैडोफोरा एल्गी है, एरोबिक बैक्टीरिया है, इन्होंने इसको पास कर दिया। जब पास किया तो उसमें कई सारे क्लैडोफोरा एल्गी थे। तो एल्गी क्या हुए, कुछ एल्गी रेड लाइट के पास में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ एल्गी, मतलब ये जो 7 कलर्स हैं वो अलग अलग क्लैडोफोरा पे पड़े हैं, और अलग अलग क्लैडोफोरा क्या कर रहे हैं, अपना अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने क्या किया, सिंगल जो सनलाइट की सन रे आ रही थी उसको स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में, और ये जो 7 कलर्स थे वो 7 डिफरेंट क्लैडोफोरा के ऊपर पड़ रहे हैं, और वो अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये जो क्लैडोफोरा अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इन्होंने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया, कुछ देर बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू और ग्रीन लाइट जहाँ पे पड़ रहा है, ब्लू और, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लू और ग्रीन लाइट जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पे बैक्टीरिया, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन नहीं, ब्लू एंड रेड लाइट जहाँ पे पड़ रहा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस क्लैडोफोरा पे ब्लू लाइट और जिस क्लैडोफोरा पे रेड लाइट पड़ रहा है, उन दोनों क्लैडोफोरा के आसपास एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा है। मैं दोबारा पॉइंट को रिपीट करूँगा, उससे पहले लिख दूँ, एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन क्या है, मैक्सिमम है। एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन मैक्सिमम है। ध्यान दीजिए आप, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने सनलाइट को ब्रेक किया 7 कलर्स में, विबग्योर्स में प्रिज्म का यूज करके स्प्लिट कर दिया, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ, और उस स्पेक्ट्रम को इल्यूमिनेट कराया, मीन्स उस सनलाइट को, उस 7 डिफरेंट कलर्स को पास कराया, किस पे, एक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया जिसमें क्लैडोफोरा एल्गी प्रेजेंट थी, और ये जो 7 कलर्स है वो डिफरेंट एल्गी के ऊपर पड़ रहे हैं, डिफरेंट एल्गी के ऊपर डिफरेंट कलर्स पड़ रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू लाइट जिस एल्गी के ऊपर पड़ रहा है और जिस एल्गी के ऊपर रेड लाइट पड़ रहा है, जिस एल्गी के ऊपर ब्लू लाइट पड़ रहा है और जिस एल्गी के ऊपर रेड लाइट पड़ रहा है, ये दोनों एल्गी के पास में एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही हैं। सपोज कीजिए ये वाला था जिस पे ब्लू लाइट पड़ रहा है, ये वाला है जिस पर रेड लाइट पड़ रहा है, तो इसके पास में क्या होगा, ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया आ गए इन कंपैरिजन टू बाकी कलर्स के, और इसके पास पे भी क्या होगा, ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हो गए। ओके,
ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हो गए। अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसका रीज़न ये है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और जब इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे जाके एक्यूमुलेट होंगे जहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिलेगा। तो यही रीज़न है कि एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ब्लू लाइट और रेड लाइट के पास मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा था। आप NCERT को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो इन्होंने इसके थ्रू मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बताते हैं हम। एक्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम दिया, ठीक है, फॉर रेड एंड ब्लू लाइट का। मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे ये सनलाइट है तो सनलाइट में 7 कलर्स हैं, तो इन 7 कलर्स में कौन से लाइट में कितना फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी है, वही उस लाइट की क्या होगी, एक्शन स्पेक्ट्रम होगी। उस लाइट की एक्शन करने की स्पेक्ट्रम होगी। ये क्या था, स्पेक्ट्रम था। तो उस स्पेक्ट्रम में कौन से लाइट की इफिशियंसी फोटोसिंथेटिक मैक्सिमम है, तो ब्लू लाइट और रेड लाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लाइट में अगर मैं डिफरेंट कलर्स की मोनोक्रोमेटिक लाइट डालूं तो कौन से कलर की लाइट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, तो आपका आंसर होगा ब्लू लाइट और रेड लाइट। और मिनिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ होगी, अगर इसी में हम एक पॉइंट और बनाए तो मिनिमम एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, तो ग्रीन कलर में। जहाँ पे ग्रीन कलर पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन मिनिमम होगा। एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन कैसा होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। पॉइंट को ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे ग्रीन लाइट पड़ रहा है वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एकदम ही कम हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कम हो रहा है, और इसी वजह से ग्रीन लाइट में ही फोटोसिंथेटिक क्या होता है, एक्टिविटी एकदम मिनिमम होती है। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें तो कौन से कलर में सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी और किस कलर में सबसे मिनिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। ओके, तो TW इंगलमैन के एक्सपेरिमेंट का एक नाम है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सनलाइट को स्प्लिट कर दिया और हर कलर का एक्शन स्पेक्ट्रम देखा। उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू एंड रेड लाइट का फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में अभी हम पिगमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो नाम याद होना चाहिए TW एंगलमैन। और फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम किस कलर के लिए दिया गया था, तो नाम याद होना चाहिए रेड एंड ब्लू लाइट के लिए दिया गया था। कौन सी एल्गी को इंगलमैन ने यूज किया, क्लैडोफोरा को। ओके, क्लैडोफोरा एल्गी को यूज किया। कैसा सस्पेंशन था, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था, ना कि एनएरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिर 7वें नंबर पे सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट जो आता है वो है कार्नेलियस वॉन नील का। लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा ये अर्ली एक्सपेरिमेंट टॉपिक का, कार्नेलियस वॉन नील। तो इनके एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। जो कल हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, उस रिएक्शन को आज हम बैलेंस्ड फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इनके रिएक्शन से पहले एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि उसका यहाँ पे रोल होगा एक थोड़ा सा। तो कल हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ा था वो क्या था, CO2 प्लस में H2O का रिएक्शन हम लोगों ने कराया था लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बनाए थे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाए थे। कल हम लोगों ने इस रिएक्शन को पढ़ा था, पर इस रिएक्शन को अब हम बैलेंस्ड फॉर्म में देखते हैं। तो CO2 के 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और H2O के 12 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है। ओके,
CO2 के 6 मॉलिक्यूल, H2O के 12 मॉलिक्यूल लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनाते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O के भी बनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे 6 लिखा होता है और यहाँ का 6 हटा देता है, पर वो थोड़ा सा गलत होता है। जो करेक्ट 100% करेक्ट इक्वेशन है वो यही है कि 6 मॉलिक्यूल CO2 और 12 मॉलिक्यूल H2O होता है, और प्रोडक्ट साइड में 6 मॉलिक्यूल H2O प्रोड्यूस भी होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना। इसमें अब हम और देख लेते हैं। H2O का क्या होता था, H2O से ऑक्सीजन बनता था, -2 से क्या होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पे चेंज होता था, मीन्स H2O का ऑक्सीडेशन होता था, H2O का ऑक्सीडेशन होता था, और CO2 का क्या होता था, रिडक्शन होता था। क्यों? क्योंकि H2O का H प्लस CO2 में जाता था और C6H12O6 बनता था। ओके, तो ये जो H2O है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2O को हम क्या बोलेंगे, H2O को बोलेंगे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, H2O क्या है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, मतलब वो कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए अब इनके हम कार्नेलियस वॉन नील के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, कार्नेलियस वॉन नील। तो इनके एक्सपेरिमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग जो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, इतने आसानी से ये सारे ऑब्जर्वेशंस आए नहीं हैं, कई सारे कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये सब रिजल्ट्स मिले हैं। ओके, तो हम लोग इसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, पर ऐसा डायरेक्ट कुछ उन लोगों ने नहीं समझा होगा जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा। तो कार्नेलियस वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। अब इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेटिक इन्होंने पहले जो अपना रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल को देख लें पहले। एक्सपेरिमेंट मटेरियल को, इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब अभी तक तो सभी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी पे था, पर इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया, और उससे क्या रिजल्ट मिलता है आइए हम आगे देखते हैं। इन्होंने इस पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो इनको क्या मिला कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें CO2 का रिएक्शन होता है, कोई भी एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, जो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ये है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड विच गिव्स H+। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड विच गिव्स H+। ऐसा इन्होंने क्यों बोला मैं बताऊंगा अभी। ये जो A है ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इसी वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है जो क्या देता है, H+ देता है। H+ किसको देता है, CO2 को। तो इन्होंने बोला CO2 का रिएक्शन होता है एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब आपको बता दें हम कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे एक दूसरा टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवेडिन, VIRDIN, बैक्टीरियोवेडिन। ये दो स्पेशल टाइप, मतलब
इन सारे क्लोरोफिल से डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल 7 टाइप के होते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल 7 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E और 2 टाइप्स का ये होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरोफिल के जहाँ आप क्या लिखते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ओके, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पे किया था। यहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं आगे हम बताते हैं। CO2 का रिएक्शन हुआ एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला इनको, ग्लूकोज। पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये तब लिखेंगे जब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होगा, पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का इम्पीरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज CH2O। अगर एक मॉलिक्यूल CO2 रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि H+ देगा लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो CH2O बनेगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ A। ये जो A है यहाँ 2 मॉलिक्यूल होगा, सॉरी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ A बनेगा प्लस H2O। एक मॉलिक्यूल H2O नहीं H2A का बनेगा। एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, सॉरी यहाँ पे H2O ही होगा, क्योंकि यहाँ ये जो H2O होता है, ये जो 12 H2O होता है ये कम्प्लीटली यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, ये 12 H2O यूज होता है, पर उसी रिएक्शन में 6 H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन यहाँ पे H2O का होगा, यहाँ पे भले से ही H2S हो या फिर तो H2O हो। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ H2A से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ A प्लस में H2O बनता है। तो इस अब इस रिएक्शन को हम 2 तरह से देखते हैं। ये जो रिएक्शन उन्होंने दिया इसको हम 2 तरह से देखते हैं, एक हम प्लांट में देखते हैं कैसे होगा, और एक हम देखते हैं बैक्टीरिया में। प्लांट के केस में जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2A है ये होता है H2O। हम लोग शुरू से चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं H2A इज इक्वल्स टू H2O है, पर बैक्टीरिया के केस में H2A इक्वल्स टू क्या होता है, H2A इक्वल्स टू होता है H2S होता है। ओके, ये H2O जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होके O2 मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन होके 2 टाइम्स ऑफ सल्फर बनता है। ओके, तो प्लांट में क्या हो रहा है, H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर बैक्टीरिया में H2O नहीं होता है, H2S होता है। ठीक है, H2O नहीं होता है, H2S होता है और 2 टाइम्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे हम H2O लिख देंगे प्लांट के केस में, और बैक्टीरिया के केस में हम यहाँ पे H2S लिख देंगे, मतलब A को रिप्लेस कर देंगे S से। तो ऐसे प्लांट या फिर तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसे फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, और जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो होप कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट के केस में H2O हाइड्रोजन डोनर होता है और बैक्टीरिया के केस में H2S हाइड्रोजन डोनर होता है, और प्लांट के केस में यहाँ पे क्लोरोफिल होगा और बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। इसलिए यहाँ जनरल रिएक्शन में मैंने बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं लिखा। प्लांट का केस होगा तो यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा, और बैक्टीरिया का केस रहेगा तो यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल रहेगा। और पिगमेंट का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे। बाद में क्या पता चलता है, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करके लिखा देते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ इसके बाद लेटर क्या पता चला। एक क्वेश्चन आता है कि जो जनरल हम क्वेश्चन बना ही देते हैं कि अगर ये CO2 प्लस H2O से लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में
CH2O हुआ प्लस O2 प्लस H2O। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये ऑक्सीजन आया कहाँ से। आपको तो पता है, कल हमने बताया था कि H2O से आता है, पर ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व तो हो जाएगा, H2O से आता है, पर इसको प्रूव कैसे किया गया कि ये ऑक्सीजन H2O से आता है, CO2 से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट जो है CO2 और H2O दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस बात को अब प्रूव करना है कि ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से आया है, CO2 से नहीं आया है। इस पॉइंट को कैसे प्रूव करेंगे? तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, देख लेते हैं हम लोग। उसी नोट पॉइंट पे हम चल रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा ये जो CO2 है प्लस H2O, हमने क्या किया, CO2 का जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन 16 ही रखा, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया। फर्स्ट केस में क्या होगा, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का यूज किया, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज्ड। CO2 में ऑक्सीजन 16 ही हमने रखा और H2O में ऑक्सीजन 18 ले लिया। और उसके बाद वही लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट में, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 16 वाला ऑक्सीजन जा रहा है और जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है उसमें 18 वाला ऑक्सीजन है। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जब CO2 और H2O हमने एक आर्टिफिशियल एक प्लांट लिया, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया, मींस इन्वायरमेंट हमने खुद बनाया, और उस इन्वायरमेंट में जो CO2 प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन 16 मॉलिक्यूलर वेट वाला है, और उस इन्वायरमेंट में जो हम H2O देंगे रूट को उसमें ऑक्सीजन 18 होगा। और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन 18 होता है। इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो ऑक्सीजन आया हुआ है ये कहाँ से है, H2O से आया हुआ है। ये जो ऑक्सीजन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, H2O से आया हुआ है। यही पॉइंट, इसी पॉइंट को एक दूसरा वे भी है प्रूव करने का, हम वापस से लिख देते हैं वही। वो वे क्या है कि बैक्टीरिया में हम ऑब्जर्व करते हैं कि CO2 का जब H2S से रिएक्शन होता है, H2S से, तो ये हुआ लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 तो बन रहा है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं 2 टाइम्स ऑफ सल्फर आ रहा है। मीन्स अगर ऑक्सीजन CO2 से इवॉल्व होता तो बैक्टीरिया के केस में भी इवॉल्व होना चाहिए, पर ऑक्सीजन H2S या फिर तो H2O या फिर तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, वो कंपाउंड जो H+ देता है CO2 को, उसके थ्रू आता है। इसलिए बैक्टीरिया में सल्फर प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये पॉइंट पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था, कार्नेलियस वॉन नील के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जब H2A = H2S था तो वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सल्फर आ रहा है। मीन्स अगर ये जो ऑक्सीजन है ये CO2 से आता होता तो बैक्टीरिया में भी आना चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल CO2 से आता तो बैक्टीरिया में भी प्रोड्यूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि CO2 तो कॉमन है प्लांट में भी और बैक्टीरिया में भी। ये रिएक्शन हम लोग प्लांट में ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये रिएक्शन हम लोग बैक्टीरिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो CO2 यहाँ पे प्लांट में हम लोगों ने नोट किया कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है, और बैक्टीरिया में वाटर मॉलिक्यूल ना होने की वजह से वहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन डोनर, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन ना इवॉल्व होके सल्फर का इवोल्यूशन हो रहा है। आप इसी के तुरंत बाद इस वीडियो के एंड में ही आप NCERT बुक को उठाइएगा और कंप्लीट एक बार जो अर्ली एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है उसे पढ़ लीजिएगा। अर्ली एक्सपेरिमेंट से पहले जो एक पैराग्राफ दिया है व्हाट डू वी नो, उसमें बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट दिया है व्हाट डू वी नो, NCERT में जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक वहाँ पे, और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में दिए हुए हैं। तो आप एक बार अगर NCERT को थॉरली रीड कर लेंगे समझ के, तो फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पिगमेंट और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।